हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में अपन देखेंगे ज्योमेट्री फॉर एसएससी सीजीएल पार्ट 42 को देखेंगे। अपन ऑलरेडी सर्कल को डिस्कस कर रहे थे, पार्ट 41 तक सर्कल को अपन डिस्कस किए थे। पार्ट 39, 40 एंड 41 में सर्कल को शुरू किए थे अपन। पार्ट 42 में भी सर्कल के कुछ थियोरम को देखेंगे। टोटल 3 थियोरम इस सेशन में देखने वाले हैं और उस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सारे क्वेश्चंस तो कवर नहीं कर पाएंगे आज के सेशन में। तो नेक्स्ट सेशन पार्ट 43 में जो भी आज का थियोरम पढ़ेंगे उसका एक्सटेंडेड जितने भी तरह के क्वेश्चंस बनेंगे उसको देखेंगे। बट आज हम लोग का मेन फोकस होगा थियोरम कैसे अपन समझते हैं, क्योंकि थियोरम सबको पता होता है बट व्हेन टू यूज दैट थियोरम इन द क्वेश्चन वो हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं कि कब क्वेश्चन में उसको अप्लाई कर पाए। तो इस सेशन में अपन मेनली फोकस करेंगे कि किस तरह से अपन थ्योरम को याद रखें ताकि उस थ्योरम का यूज जो है क्वेश्चन में ईजिली अपन को स्ट्राइक कर जाए कि अच्छा इस तरह का हो रहा है, इस तरह से अपन को अप्लाई करना है उस थ्योरम को क्वेश्चंस में। तो जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोग से रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 से, ज्योमेट्री का पार्ट 1 से देखना शुरू करें ताकि उनको फ्लो समझ में आ जाए कि किस फ्लो में मैं ज्योमेट्री को कवर कर रहा हूँ। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यदि आपको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए गए हैं तो इससे पूछ रहा है कि कितने सर्कल इस 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि इस तरह से यदि आप एक सर्कल बनाएंगे किसी भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से ओनली 1 सर्कल पॉसिबल है। केवल एक सर्कल इस 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से ही पास कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली 1। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आप देख सकते हैं 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से केवल एक सर्कल पास करेगा। यदि आपको बोला जाए कि 2 नॉन कोलिनियर, 2 पॉइंट्स तो हमेशा क्या हो गए, एक ही लाइन में कोलिनियर ही होगा, तो 2 पॉइंट से कितने सर्कल पास कर सकते हैं? तो 2 पॉइंट्स, इस 2 पॉइंट्स को आप डायमीटर लेके एक सर्कल बना सकते हैं, या इस 2 पॉइंट्स को ऐसे लेकर के एक बड़ा सा सर्कल बना सकते हैं, या इस 2 पॉइंट्स को ऐसे लेकर के एक सर्कल बना सकते हैं, इस तरह से। तो इस तरह से यदि 2 पॉइंट्स की बात हो तो इसमें आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल बना सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स बना सकते हैं। तो मेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है थियोरेटिकली, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिया है कि किसी भी 3 असंरेखीय बिंदु से केवल एक सर्कल ही ड्रॉ किया जा सकता है। किसी भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से ओनली 1 सर्कल पास कर सकता है। तो जस्ट एक थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ले लिया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट थियोरम को देखते हैं। तो नेक्स्ट है हम लोग का थियोरम क्या बोल रहा है? जो प्रमेय है, ये वाला प्रमेय जो है नेक्स्ट 2 प्रमेय का बेसिक यही है। आगे जो 2 और प्रमेय देखेंगे इस वीडियो में उसका भी बेसिक इसी वाले थियोरम से, उसका भी जो रिजल्ट डेराइव होता है इसी वाले थियोरम से उसको अपन समझ सकते हैं। ये थियोरम क्या बोल रहा है देखिए, द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क, ये चीज़ मेन इम्पोर्टेंट है। बाई एन आर्क जनरली हम लोग याद रखते हैं कि किसी भी जीवा, यहाँ पे कोड के थ्रू याद रखते हैं। जब आप कोड जीवा को याद रखते हैं, जीवा को लेकर के इस थ्योरम को, तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो इस थ्योरम को ऐसे याद रखा जा सकता है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यानी कि किसी भी चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। बट जो कोण परिधि पर बनेगा वो जो चाप है उसके अलावा दूसरे पार्ट में, यानी कि मैं आपको एक चीज़ बताया था कि किसी भी सर्कल को यदि एक चाप लिया जाए, यदि इस वाले आर्क ए बी की बात किया जाए, आर्क ए बी की बात किया जाए, तो कोई भी चाप या कोई भी कॉर्ड सर्कल को 2 भागों में बांटता है, 1 और 2। तो यहाँ क्या बोला है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। यदि इस वाले आर्क की बात किया जाए अपन,
जो माइनर आर्क है, यदि इसको अपन ए बी ले ले तो माइनर आर्क ए बी है। जो भी बेसिक मैंने जो भी टर्मिनोलॉजी है मैंने फर्स्ट सर्कल के फर्स्ट सेशन में बताया था आपको कि माइनर चाप, माइनर आर्क ए बी जो है उसके द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, उस चाप मतलब माइनर चाप के अलावा कौन सा चाप होगा, एक मेजर चाप ए वाला बनेगा। मेजर चाप आपको क्या बनेगा, मेजर चाप इस तरह से ए वाला ऊपर वाला चाप जो बनेगा वो मेजर चाप है, बड़ा वाला चाप है। तो किसी भी चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उस चाप के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट्स है सर्कल का उसके परिधि पर बनाए गए कोण का आधा होता है, 2 गुना होता है, सॉरी। तो जैसे यहाँ पे माइनर चाप ए बी है, यदि इसको आप देखें कि ये चीज़ जो है यहाँ पे ये चाप माइनर चाप ए बी है तो मेजर चाप जो ए बी होगा वो अपर पार्ट होगा। तो यदि ए अल्फा बन रहा है तो केंद्र पर कितना एंगल बनेगा, केंद्र पर भी 2 अल्फा बनेगा। सिमिलरली यदि यहाँ पे यदि आप देखें ए बी अल्फा बनाएगा, ए बी अल्फा बनाएगा, ए बी अल्फा, ये सारे एंगल अल्फा होंगे। क्यों, क्योंकि आपने एक बार ले लिया कि सेम चाप द्वारा आपका केंद्र पर 2 अल्फा का कोण बन रहा है। तो ये थ्योरम ए है, ये प्रमेय ए है कि किसी भी चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उस चाप के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सर्कल है उसके परिधि पर बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। इसमें एक कन्फ्यूजन और आएगा, यदि आप ये बोलेंगे कि जीवा ले लेंगे, चाप के अलावे यदि आप जीवा कोड को ध्यान में रखते हैं तो इसमें कन्फ्यूजन होगा। तो आप याद रखिए कि किसी भी चाप के द्वारा बनाया गया कोण केंद्र पर जो है परिधि पर, परिधि कौन सा होना चाहिए, उस चाप के अलावा, उस चाप के अलावा जो पार्ट्स बच जाता है सर्कल का उसका परिधि होना चाहिए। ठीक है, तो ये चाप के अलावा, इस चाप के अलावा जो बचता है वो मेजर पार्ट ऊपर वाला चाप बनता है और वहाँ पे उस चाप के परिधि पर जो कोण बनेगा अल्फा अल्फा अल्फा, केंद्र पर जो कोण बनेगा उस अल्फा का डबल हो जाएगा यानी कि 2 अल्फा होगा। इस थ्योरम में एक और कन्फ्यूजन जनरली क्या होता है बच्चों को, उसको अपन नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ए एंगल आपको सपोज अल्फा दिया गया है, अल्फा दिया गया है तो ए वाला एंगल कितना होगा वो आपको निकालना है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ए वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा। अब आप एक चीज़ बोलेंगे कि जो आर्क है ए वाला माइनर आर्क है, तो माइनर आर्क परिधि पर कौन किसका बन रहा है, माइनर आर्क का कौन परिधि पर बन रहा है। तो इस केस में आपको मेजर आर्क लेना पड़ेगा। मेजर आर्क यानी कि जो बड़ा वाला आर्क है ए बड़ा वाला आर्क सेंटर पे कितना का कोण बना रहा है, बड़ा वाला आर्क सेंटर पे यदि ए कोण अल्फा है, सपोज 2 अल्फा ले लेते हैं, तो ये रिमेनिंग कोण आपको कितना बनेगा 180 नहीं 360 माइनस 2 अल्फा का कोण बनेगा, 360 माइनस 2 अल्फा का ए वाला कोण बनेगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। क्यों, क्योंकि परिधि पर कोण किस आर्क के द्वारा बन रहा है, परिधि पर कोण ये बड़े वाले आर्क के द्वारा परिधि पर कोण बन रहा है। ए वाला कोण जो है परिधि पे ये बड़े वाले आर्क के द्वारा बन रहा है। तो आपको मैंने बताया था कि बड़े वाले आर्क के द्वारा कौन से, यदि इसको यहाँ पे जीवा ले ले एक, तो बड़े वाले आर्क के द्वारा यहाँ पे कौन कितना एंगल बनेगा ये आपको निकालना है। तो देखिए बड़ा वाला आर्क सेंटर पे कितना कोण बना रहा है 360 माइनस 2 अल्फा। तो जो आपको सरकमफ्रेंस पे परिधि पे कोण बनेगा वो यदि इसको x ले ले तो x कितना होगा, केंद्र पर बनाए गए कोण का आधा, तो 360 माइनस 2 अल्फा का आधा होगा यानी कि आपको कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा का कोण बनेगा। x जो बनेगा 180 डिग्री माइनस अल्फा। आप यहाँ ये नहीं बोल सकते कि यहाँ केंद्र पे 2 अल्फा का कोण बन रहा है तो परिधि पे क्या हो जाएगा, इसका आधा अल्फा का कोण बनना चाहिए, लेकिन अल्फा का कोण यहाँ नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि जो आपको परिधि पे कोण बन रहा है वो परिधि पे कोण माइनर आर्क के द्वारा नहीं बन रहा है, परिधि पे कोण जो है आपको मेजर आर्क के द्वारा बन रहा है। मेजर आर्क के द्वारा आपको परिधि पे ही तो कोण बन रहा है x का। तो जो मेजर आर्क है उससे आपको तो निकालना पड़ेगा कि सेंटर पे कितना का कोण बन रहा है, तो सेंटर पे कोण बन रहा है आपको 360 माइनस 2 अल्फा का। तो इस तरह से जो x का वैल्यू होगा, x का वैल्यू 180 डिग्री माइनस अल्फा का वैल्यू हो जाएगा। चलिए
चलिए इसी थ्योरम पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ये आपको दिया गया है, ए वाला जो एंगल है 60 डिग्री का दिया गया है। चल सपोज ले लेते हैं ए ओ बी सी। अब आपको एंगल ए ओ बी जो है, एंगल ए ओ बी आपको 60 डिग्री का दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड एंगल ए सी बी कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। अब देखिए जो एंगल एक्स बन रहा है सरकमफ्रेंस पे, वो किसके द्वारा बन रहा है, ये आपको मेजर चाप के द्वारा, मेजर जो आपका जो आर्क है, मेजर आर्क ए बी, मेजर आर्क ए बी के द्वारा ही तो आपको कहाँ पे सरकमफ्रेंस पे एंगल एक्स बन रहा है। ओके, तो मेजर आर्क के द्वारा सेंटर पे कितना का एंगल बनेगा वो आपको फाइंड आउट करना होगा। तो मेजर आर्क के द्वारा आप सेंटर पे बनाएंगे तो सेंटर पे ए वाला एंगल बनेगा, और ए एंगल कितना होगा, ए तो आपका 60 डिग्री है। तो मेजर आर्क के द्वारा सेंटर पे आपको कितना डिग्री बन जाएगा, 360 माइनस 60 यानी कि 300 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए मेजर आर्क के द्वारा सेंटर पे कोण आपको निकल गया। तो थ्योरम क्या बोलता है कि किसी भी चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उस चाप के अलावा जो पार्ट है सर्कल का, उस परिधि पर बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। तो केंद्र का कोण यदि आपको 300 डिग्री है तो सरकमफ्रेंस का एंगल जो x होगा वो आपको क्या हो जाएगा, 300/2 यानी कि 150 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपको जो ये थ्योरम था बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार आप याद रखिए कि किसी भी चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उस चाप के अलावा जो वृत्त का भाग होगा उस पे परिधि पर बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। आप यहाँ ये नहीं बोल सकते हैं कि जो आपका चाप ए बी है सेंटर पे 60 डिग्री का कोण बना रहा है तो जो एंगल एक्स है वो आपका 30 डिग्री हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चाप के सेम चाप जो ए बी है उसी पार्ट में आपको सरकमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है। ये 30 डिग्री एक्स का वैल्यू तब होता जब आप दूसरे पार्ट में चाप ए बी जो माइनर चाप ए बी है उसके दूसरे पार्ट में यदि यहाँ पे सरकमफ्रेंस एक्स बनता तो इस एक्स का वैल्यू आपको 30 डिग्री होता। लेकिन यहाँ क्या है, सेम चाप के द्वारा 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और उसी चाप के द्वारा आपको सरकमफ्रेंस पे पूछा गया है। तो आप माइनर चाप नहीं ले सकते, इस केस में आपको मेजर चाप लेना पड़ेगा। इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे, बट उस थ्योरम का बेस होगा यही सेंटर और सरकमफ्रेंस वाला पार्ट ही होगा। तो चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम हम लोग का क्या है, एंगल मेड बाय द सेम कॉर्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। यानी कि यदि इसको हिंदी में बोला जाए तो क्या होगा, एंगल मेड बाय द सेम कॉर्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द सर्कल आर इक्वल, यानी कि समान जीवा द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण आपस में बराबर होता है। ठीक है, ये थ्योरम है, आपस में बराबर होता है। ठीक है, चलिए इस थ्योरम को ध्यान से देखिए। एंगल मेड बाय द सेम कॉर्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द सर्कल आर इक्वल, यानी कि समान जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पर बनाया गया कोण सेम साइड में आपस में बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पे आप एक ए ले लीजिए, दूसरा एंगल आप यदि ए लेते हैं, तीसरा एंगल आप ए लेते हैं, ये सारे एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। कैसे बराबर होगा इसको मैं आपको बताता हूँ पिछले थ्योरम को हेल्प से। कैसे, देखिए यदि यहाँ पे आप सेंटर ले रहे हैं ओ, तो अब देखिए सेम जीवा जो है ए बी, यहाँ पे ए बी जीवा जो है सपोज सेंटर पे आपको 2 अल्फा का कोण बनाता है, सेंटर पे 2 अल्फा का कोण बनाता है। तो ये जो 2 अल्फा का कोण किस आर्क के द्वारा बन रहा है, मेजर आर्क जो है आपका, माइनर आर्क जो है ए बी, छोटा वाला आर्क ए बी के द्वारा केंद्र पे 2 अल्फा का कोण बन रहा है। तो अपोजिट आर्क जो वृत्त का जो बाकी भाग जो बच जाएगा उसके परिधि पर बनाए गए कोण का 2 गुना होगा। तो देखिए परिधि पर बनाया गया कोण पहला तो ए है, दूसरा परिधि पे ए कोण बनता है, तीसरा परिधि पे ए कोण बनता है। तो आपको पता है कि सेंटर पे 2 अल्फा का कोण बन रहा है तो उसका आधा आपको परिधि पे बनेगा, तो ए भी अल्फा, ए भी अल्फा, ए भी अल्फा। तो इसको आप
अब तो ये चीज पक्का हो गया कि समान जीवा द्वारा वृत्त के एक ही साइड में परिधि पर बना गया कोण आपस में बराबर होता है। तो यानी कि यदि ए बी है तो एक ही साइड में यदि आप जितने भी आप एंगल्स ले रहे हैं सारे एंगल्स आपस में क्या होंगे, आपको बराबर एंगल्स होंगे। ओके, ऐसा क्यों बराबर हुआ? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब सपोज सेंटर एक ले लिए, सेंटर पे मान लिया कि 2 अल्फा का कोण बन रहा है, तो आपको पहला थ्योरम पता है क्या कि सेंटर पे जो है परिधि पर बनाए गए कोण का 2 गुना कोण बनता है। लेकिन वो कंडीशन क्या है कि उस चाप के अलावा दूसरे चाप के परिधि पे वो कोण बनना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, इस कोण का डबल होगा सेंटर का कोण, इस कोण का डबल होगा सेंटर का कोण, इस कोण का डबल होगा सेंटर का कोण। अब आपको सारे केसेस में सेंटर का कोण 2 अल्फा है, तो ये सारे एंगल्स कितने हो जाएंगे, अल्फा। यदि आप इस तरह से एक और एंगल ए लेंगे तो ये भी एंगल आपका अल्फा ही बनेगा। सिमिलरली यदि आप एक चीज़ और यहाँ पे देखते हैं कि यदि यहाँ पे आपको एक जीवा ए बी है, अब आप माइनर साइड में कोई एंगल बना रहे हैं, सपोज इस तरह से कोई माइनर साइड में एंगल बना रहे हैं इस तरह से, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी आपको सारे एंगल्स बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ भी यदि आपको मैं दिखाऊं तो सपोज सेंटर पे एक एंगल बना, क्या सेंटर पे एक एंगल बना 2 अल्फा का, तो आपको अब मेजर के जो आर्क है उस पर बात हो रहा है, तो ये 360 माइनस 2 अल्फा का कोण बना। अब केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाया गया कोण का 2 गुना होता है। केंद्र पर बना गया कोण फिक्स्ड है, तो यानी कि ए भी एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, ए भी एंगल क्या होगा 180 माइनस अल्फा, ए भी एंगल क्या होगा 180 माइनस अल्फा। तो अब आपको याद ये रखना है कि समान जीवा द्वारा सेम साइड में, समान जीवा द्वारा वृत्त के सेम साइड में परिधि पर बनाया गया कोण आपस में बराबर होते हैं। सॉरी, बट इसका जो बेस है वो पहला थ्योरम ही था। क्या? सेंटर पर और परिधि पर बनाया गया कोण वाला थ्योरम ही इसका बेस था। तो इस थ्योरम को भी आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सेशन में शायद मैं क्वेश्चंस ना ले पाऊँ ज़्यादा, बट आपको इसका यूज करना होगा। चलिए नेक्स्ट थ्योरम, पहले थ्योरम के बेस पे ही क्या है उसको भी देख लेते हैं। ये थ्योरम आप लोगों में से सबको याद होगा, सबको मुंह जवानी याद रहता है ये सब चीज़ें, बट दिक्कत तब होती है कि क्वेश्चन में जब यूज करना होता है तो हम लोग ब्लैंक हो जाते हैं, या मतलब स्ट्राइक ही नहीं करता है अच्छा ये वाला थ्योरम भी यूज करना है। ये थ्योरम क्या है? एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। यानी कि हिंदी में यदि बोले तो इसको हम लोग कैसे याद रखते थे कि अर्धवृत्त का कोण जो होता है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। यानी कि जो हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल के जो द्वारा या डायमीटर के द्वारा सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है वो आपको 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये हम लोग में से सबको याद रहता है। चलिए इसको एक बार फिर से बेसिक जो पहला थ्योरम पढ़े थे उससे ही समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, चूंकि ये हाफ सर्कल है यानी कि ए बी आपका क्या होगा, ए बी जो होगा वो आपको डायमीटर होगा, ए बी आपका डायमीटर यानी कि व्यास हो गया वृत्त का। चलिए अब देखिए यहाँ पे सेंटर है, ए बी जब डायमीटर हुआ तो सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 180 का ऊपर भी बनेगा, 180 का नीचे भी बनेगा। चलिए अब आपको पता है कि सेम आर्क द्वारा दूसरे भाग में, उस आर्क के दूसरे भाग में जो एंगल बनता है वो एंगल जो है क्या होता है, केंद्र पर बनाए गए कोण का आधा होता है, या परिधि पर बनाए गए कोण का 2 गुना होता है केंद्र पर बनाया गया कोण। किसी भी शब्दों में इसको अपन व्यक्त कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे केंद्र पे 180 डिग्री का कोण बनता है इस वाले चाप के द्वारा, तो इसका मतलब सरकमफ्रेंस पे क्या होगा, परिधि केंद्र पे बनाए गए कोण का आधा होगा, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो गया। तो आप बोल सकते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, इजीली आप बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बना, केंद्र के कोण का आधा होता है सरकमफ्रेंस का कोण, तो ये 180, तो ये सारे 90 मतलब जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स बनाइए हाफ सर्कल में या डायमीटर के द्वारा जो सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट थ्योरम से अपन देख लिए। या सिमिलरली यदि इसको आप ऐसे भी देखेंगे, यदि इस वाले आर्क पे आप कंसंट्रेट कीजिए तो रिमेनिंग पार्ट नीचे वाला बन जाएगा। तो यहाँ से यदि ए एंगल को ऐसे मिलाएंगे आप, अगेन दूसरा एंगल ऐसे लेंगे आप,
तीसरा एंगल इनफाइनाइट एंगल बनाएंगे। ये सारे एंगल्स में तो 90 डिग्री का होगा, क्यों? क्योंकि सेंटर पे आपको 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, या चलिए इसको इस तरह से यदि हाफ सर्कल ले रहे हैं आप, इसको भी इस तरह से आप देख लीजिए, जितने भी एंगल्स बनेंगे, जितने भी एंगल्स, सारे एंगल्स कितने का होगा? सारे एंगल 90 डिग्री का होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। यूज कैसे करना है क्वेश्चंस में, इसको स्मार्टली आपको देखना पड़ेगा। चलिए, तो अब आप एक और चीज़ इस पे क्वेश्चंस देखना चाहेंगे तो एक और दिखा देता हूँ मैं, इस तरह के क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं। जैसे पहला देखिए, पहला हम लोग का सर्कल इस तरह से है, ये डायमीटर लिए, आपको इस तरह से दिया गया है, कितना का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि ए बी जो है आपका एक डायमीटर है। दूसरा केस यदि आप देखेंगे, एक सर्कल ले लीजिए, ठीक है, एक सर्कल अपन ऐसा ले लिए, ए जो है सी डी एक डायमीटर है। चलिए, अब आपको बोल रहा है कि ए एंगल कितने का होगा? ए एंगल ऑफ कोर्स 90 डिग्री का होगा। या इसी में दूसरा पूछा जाए कि ए एंगल कितने का होगा? ए भी एंगल आपको 90 डिग्री का होगा, क्यों? क्योंकि सी डी आपका एक डायमीटर है। दूसरा केस यदि आप लोग देख ले, इस तरह के आप एक सर्कल दिया गया है, ए आपको ई एफ जो है आपका एक डायमीटर दिया गया है। अब आपको बोल रहा है कि इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल बनाया जाता है। चलिए, इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल बनाया जाता है, तो आपको बोला है कि ए एंगल कितना होगा, ए एंगल कितना होगा? चूंकि ई एफ एक डायमीटर है, सरकमफ्रेंस पे 90 यहाँ भी बनेगा, 90 यहाँ भी बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, आपको स्ट्राइक करना पड़ेगा कि ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है। तो चलिए, एक दो क्वेश्चंस ही अब इस सेशन में देखेंगे, बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड एंगल ए क्यू बी, यानी कि ए एंगल आपको फाइंड आउट करना है। इफ एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ए एंगल आपको 30 डिग्री का दिया गया है। अब आप थ्योरम क्या लगाएंगे? देखिए, दोनों पी और क्यू क्या हो रहा है? सरकमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है। अब आपको एक चीज़ याद है क्या? इसको अपन ए बी एक ढंग से दिमाग में ड्रॉ किए तो एक चीज़ क्या है कि जीवा द्वारा, समान जीवा द्वारा जो है, एक ही जीवा बोलिए या समान लेंथ की जीवा बोलिए, समान जीवा द्वारा वृत्त के एक ही भाग में परिधि पर बनाया गया कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कि जो एंगल एक्स होगा या एंगल ए क्यू बी होगा वो बराबर होगा एंगल ए पी बी के, और वो कितने डिग्री के बराबर होगा? 30 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि पी और क्यू वृत्त के एक ही साइड में एक ही या समान जीवा ए बी द्वारा परिधि पे कोण बन रहा है। इस तरह से यदि आपको ऐसे भी दिया रहता तो ये भी एंगल आपको 30 डिग्री, इस तरह से यदि आपको इस तरह ऐसा भी दिया रहता तो ये भी एंगल आपको 30 डिग्री का ही होता। ये जस्ट नॉर्मल डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फाइंड एंगल बी सी डी, बी सी डी यानी कि एक्स, इसको ले लेते हैं। एंगल सी बी डी, सी बी डी इसको वाई ले लेते हैं। हम लोग को एक्स और वाई निकालना है, और हम लोग को एंगल सी ए बी जो है आपको 50 डिग्री दिया गया है, एंगल सी ए डी आपको 80 डिग्री दिया गया है, और एक्स और वाई हम लोग को इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत ईजी है। क्या? देखिए, आपको फाइंड आउट करना है वाई फाइंड आउट करना है। तो वाई के लिए एक चीज़ गौर से देखिए कि जो वाई है, जो बी पे एंगल बन रहा है और ए पे एंगल बन रहा है, सेम कोड सी बी, सेम जीवा जो है, समान जीवा जो है सी डी के द्वारा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सी डी के द्वारा ही आपको ए पे एक एंगल बन रहा है 80 डिग्री का, सेम सी डी के द्वारा जो है बी पे एंगल बन रहा है वाई का। ओके, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि जो y होगा वो कितना होगा। आपके पास थ्योरम क्या है कि समान जीवा द्वारा है वृत्त के एक ही साइड में परिधि पर बनाए गए कोण आपस में बराबर होता है। तो जब एंगल सी ए डी आपको 80 डिग्री दिया गया है तो एंगल सी बी डी जो होगा, एंगल सी बी डी किसके बराबर होगा? सेम जीवा के द्वारा तो एंगल सी ए डी भी बन रहा है, तो यानी कि आपको इसका भी वैल्यू 80 डिग्री, यानी कि y का भी वैल्यू आपको कितना आ जाएगा? 80 डिग्री का आ जाएगा। तो y निकल गया। अब हम लोग का कंसंट्रेशन होना चाहिए x पे। अब x पे ध्यान से देखिए क्या हो रहा है
एक्स पे ध्यान से देखिए, एक्स यहाँ है और 50 डिग्री यहाँ पे है। दोनों चीज़ें जो है सेम जीवा जो है बीडी कोड के द्वारा, बीडी जो आपका कॉर्ड है, बीडी जीवा है, उसके द्वारा दो कोण सरकमफ्रेंस पे बन रहे हैं। पहला एंगल क्या बन रहा है, ए वाला 50 डिग्री का, और दूसरा एंगल जो बन रहा है एक्स का, यानी कि जो एंगल BCD होगा वो आपको बराबर होगा एंगल BAD का, और उसका वैल्यू क्या दिया गया है 50 डिग्री, यानी कि x का वैल्यू आपको 50 डिग्री हो गया। ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको थ्योरम यूज करने थे कि एक ही जीवा या समान जीवा द्वारा वृत्त के एक ही भाग में परिधि पर बनाया गया कोण हमेशा आपस में बराबर होता है। तो इस तरह से x का वैल्यू आपको 50 डिग्री आ गया, y का वैल्यू आपको 80 डिग्री आ गया। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये था हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। आज के सेशन में ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं देखे, मेन मेरा मोटिव था इस सेशन का कि आपको थ्योरम क्लियरली समझ में आ जाए। नेक्स्ट सेशन में अपन इससे बेस्ट कॉम्प्लिकेटेड और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको मेरे वीडियो सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी मैं नया वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आऊँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वहाँ से ईजिली वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। यदि आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और यदि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, किसी क्वेश्चंस में डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर पूछिए। या आप लोग के प्रैक्टिस के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है टारगेट SSC CGL 2017 बाय IGT। बहुत सारे मेंबर्स, ऑलमोस्ट 1200 मेंबर्स है वहाँ पे, एक दूसरे की मदद करने के लिए। जितने भी डाउट्स हो, जिस भी टॉपिक का, जिस भी सब्जेक्ट का, आप वहाँ पर आकर के पोस्ट कर सकते हैं। सब लोग कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चंस का आंसर देने का। यदि कोई नहीं देता है तो आप हमको डायरेक्ट पिंग कर सकते हैं और मैं आपको कोशिश करूँगा उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने का। यदि वीडियोज आपको सही में अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, या आप वर्बली बोल करके भी वीडियोज को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन अपन यहीं क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करना मत छोड़िए, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।